जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करने वाले हैं डिंपल यादव, जो एक हफ्ता पहले आज से लगभग पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में गई थी। उनके साथ में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी थी और दोनों ही मस्जिद में गई और उनकी जो ये मस्जिद की विजिट थी ये काफी वायरल हुई। और उतनी वायरल मस्जिद की विजिट नहीं हुई, लेकिन उस विजिट पर मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया डिंपल यादव को लेकर एक टीवी शो के दौरान, वो बहुत ज़्यादा अशोभनीय रहा और जिसकी वजह से उनका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। वैसे मैं साजिद रशीदी जी को पर्सनली जानती हूँ, वो इस तरह के अभद्र स्टेटमेंट्स देने के लिए ही जाने जाते हैं। और डिंपल यादव जो एक महिला है, सांसद है, और वैचारिक आपके मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी महिला के लिए अशोभनीय, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर ये कितना जायज़ है? और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा समाजवादी दल जो समाजवाद की बात करता है, जब भी डिंपल यादव के साथ कोई भी अभद्र हरकत होती है, खामोश काहे बैठ जाते हैं? बड़ा सवाल है। यही सवाल लेकर आज उमेश जी के साथ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा सवाल है। पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद जाती हैं डिंपल यादव, साथ में इकरा हसन होती है। इकरा हसन मुसलमान है तो उन्होंने सर ढका हुआ था। डिंपल यादव ने साड़ी पहनी हुई थी, जैसे कि सभी भारतीय महिलाएं पहनती हैं। ये मौलाना साजिद रशीदी का बयान कि आप डिंपल यादव की पीठ देखिए पूरी नंगी गई है वो, जबकि वो नंगा जैसा तो कोई चीज ही नहीं होती। जिस तरह की, सबसे पहली बात तो इतना इस तरह का शब्द एक राष्ट्रीय चैनल पर इस्तेमाल करना वो दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है और वो किस तरह के इंसान हैं और वो महिलाओं को किस तरह से देखते हैं। आप किसी भी महिला के लिए इस तरह का शब्द बोलना, वो भी एक सांसद। और अखिलेश यादव जो पूर्व उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनकी पत्नी के लिए अखिलेश यादव भी खामोश है, पूरा समाजवादी खामोश है। हालांकि लखनऊ में एक आधा एफआईआर हुई है, लेकिन एनडीए में तो काफी इस बयान को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं नजर आई, लेकिन समाजवादी की तरफ से कुछ खास प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों? क्या वोट बैंक देखिए की चिंता है कि वो कुछ कहेंगे तो मुसलमान गुस्सा हो जाएंगे तो वोट नहीं आएगा? क्योंकि देखिए 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए आपको मालूम है कि 2027 के जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी हो रही है और उसी के लिए शायद एक तरह से वो जनाधार बनाने के लिए वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के मॉस्क में गए थे। मेरा ये मानना है कि डिंपल यादव ने कोई भी आपत्तिजनक ऐसा कुछ मुझे तो दिखा नहीं। मेरे हिसाब से तो वो भारतीय संस्कृति की वेशभूषा को फॉलो कर रही थी। अगर उनकी वेशभूषा को लेके मौलाना ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो नंगी है, तो इट इज एन इंसल्ट टू ऑल द इंडियन वुमेन हु आर वेयरिंग सिमिलर जो बोलते हैं, जो ऐसी वेशभूषा में अटायर। आती है। हाँ, तो उनके ऊपर है। इट इज लाइक इंसल्टिंग द एंटायर वुमेन ऑफ इंडिया। और एक समझ आपको ये समझना चाहिए, अगर आपको पसंद भी नहीं आता है तो एक चीज बताई जाती है, प्रेज इन पब्लिक एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। अगर And किसी की सबसे बड़ी बात ये, who is Maulana Rashidi to criticize Dimple Yadav? He is nobody to nobody, and who is he in the first place to criticize somebody? देखिए, मैं एक ही चीज है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के वो हेड है, हमें ठीक है, कौन कहीं ना से कहीं। कपड़े पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये एक इंडिविजुअल की अपनी समझ होती है कि उसको क्या पहनना है। मौलाना रशीदी कौन होते हैं? वो अफगानिस्तान के कोई तालिबान है जो यहाँ पर आके की महिला को कहेंगे कि आप नंगी हैं, आप एक और कपड़े पे कपड़ा पहन लीजिए, आप ये कर लीजिए, नहीं तो उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अमर जी, मेरा एक ही चीज मानना है, अगर रिजर्वेशन भी था तो वो प्राइवेट में बोल सकते थे। कैमरा पे आके इस टाइप के इश्यूज को अरे बढ़ाना कोई आप भी क्या मतलब बात वाली करते हैं बात नहीं उमेश है। जी। उनको रिजर्वेशन होता, डिम्पल यादव को इनके घर की बेटी या बहन थोड़ी ना है कि उनको आके घर पे डांटते कि भाई ये क्या तरीका है, मस्जिद में तुम साड़ी पहन के गई, बुर्का ओढ़ के जाती हैं। डिम्पल यादव एक पब्लिक फिगर है, नेता है, सांसद हैं, एक पूर्व पीएम सीएम की पत्नी है। सवाल ये है कि अगर मौलाना रशीदी को ये सब प्राइवेट में ही करना होता, तो वो आपको लगता है कि वो बयान देते? उनका प्राइवेट का दिया गया बयान या कही गई बात कौन देखता? आज हम इस पे चर्चा कर रहे होते क्या? देखिए, मेरा तो एक ही चीज पूछना है कि मौलाना रशीदी से कि जो सऊदी प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान की अगर आप वाइफ को देख ले, उनकी वेशभूषा को देख ले, उससे अच्छा तो बहुत ज्यादा एक तरीके से डिंपल यादव ने अपनी वेशभूषा बना के रखी थी। तो उसके उनके ऊपर टिप्पणी क्यों नहीं करते? अगर उनको इतना ही अन इस्लामिक लगता है तो वो भारत की महिलाओं के ऊपर क्यों करते हैं ज्यादा?
वो एमबीएस की वाइफ के ऊपर क्यों नहीं करते? आप ये देखिए, इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, पर भारत के अंदर वो एक तरह से, मेरा ये मानना है कि डिंपल यादव का जो अपमान हुआ है, ये सारी भारतीय महिलाओं का अपमान है। क्योंकि उन्होंने एब्सोल्युटली भारतीय अनडाउटेडली। वेशभूषा और भारतीय परिधान को उन्होंने धारण किया था, और उसके अंदर आपत्तिजनक स्टेटमेंट देना, मैं तो ये वर्ड शब्द यूज भी नहीं कर सकता। और एक चीज है कि वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हेड है, उसके अंदर उधर से एसोसिएटेड है, और उनको एक तरह से मॉरल गार्ड होना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपके भले ही आपके पास नॉलेज होगी, पर नॉलेज का अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए। क्या ये भाषा वो अपनी मुस्लिम महिलाओं के लिए यूज कर सकते हैं? बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी नग्न होके आती है, तो उनके ऊपर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? सुनिए, वो उमेश जी, मौलाना रशीदी ने तो अपने मुस्लिम बहनों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या कुछ नहीं बोला। ये तो आप छोड़ ही दी, इसका तो हिसाब ही नहीं है, इसका हिसाब तो ऊपर वाला करेगा। तो ये सिर्फ बात मुसलमान महिलाओं की नहीं है या हिंदू, वो हर महिला के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा से करते आए, और मैं तो इतने सालों से उनके साथ टीवी डिबेट्स में बैठी हूँ। इस तरह की लूज स्टेटमेंट वो अक्सर बोल जाते हैं। मेरा एक ही चीज मानना है कि मीडिया इनको टीआरपी क्यों देता है, इनको क्यों बुलाता है? उनको मालूम है ना कि ये आपत्तिजनक स्टेटमेंट देते हैं, तो मीडिया ही तो हाईलाइट एब्सोल्युटली, कर रहा है, प्लेटफॉर्म वो एब्सोल्युटली। दे रहा है। और एक और एक चीज है, बोलने के बाद कल क्लैरिफिकेशन के लिए भी उनके पास गए, और उसके लिए भी उन्होंने शेमलेसली अपने स्टेटमेंट को डिफेंड किया। और सेकंड, मुझे ये भी पूछना पड़ेगा अखिलेश जी यादव को कि क्यों वो अपनी पत्नी के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? वो खुल के जो है मौलाना का एक तरह से कंडेम क्यों नहीं करते? वो देश के ऊपर संसद में बहस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को एक तरह से कंडेम कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को कंडेम कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में ले रहे हैं, पर जब अपनी वाइफ की बात होती है तो वहां पे चुप क्यों है? मेरा एक और एक चीज मेरा प्रश्न है, एक और एक चीज है, सारे समाजवादी होते हैं, सिंपल सा चीज है कि आपको एक तरह से कंडेमनेशन करना चाहिए कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऊपर से देखिए, एनडीए के घटक दल ने कल धरना दिया, प्रदर्शन किया, जबकि उनकी पार्टी के लोग गए भी नहीं। एक तरह से मैं अचंभित हूँ। मैं भी तो यही बोल रही हूँ, अचंभित होने वाली बात नहीं, क्योंकि 2027 के जो चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2025 खत्म होने वाला है, और 2026 के अंत तक आते आते सारी कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, और 26 में के शुरुआत में ही चुनाव हो जाएंगे। तो फिर ऐसे समय में अखिलेश यादव कोई खतरा लेना नहीं चाहते हैं कि अगर कोई भी वो विरोध करेंगे मौलाना साजिद रशीदी के बयान का, तो उनको लगता है कि शायद ये उल्टा पासा बैठ सकता है, और उनकी जो वोट बैंक है वो नाराज हो सकती है, जो रिवायती उनकी वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने उनको घसीट कर थोड़ा सा मजबूत किया है अभी पिछले चुनाव में। तो शायद वो रिस्क लेने से डरते हैं, इसीलिए अपनी पत्नी के अपमान में कुछ भी वो आपत्ति नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। देखिए, उल्टा मुझे ये लगता है, अगर उन्होंने इसके लिए अगर स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन करते तो ही वुड हैव गेन द रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रेट, जो उनके स्कोर सपोर्टर्स है। अब लोग ये सोचेंगे कि जो आदमी अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं कर सकता वो हमारा क्या करे, ये एक रिवर्स चाह सकता है। आप ये समझ जाइए। और इस यूपी इलेक्शंस ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल बाद है, सबको मालूम है ये यूपी इलेक्शंस के लिए किया जा रहा है, और उनकी यह चुप्पी एक तरह से उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होने वाली है। जिस इलेक्शन को जीतने के लिए वो आज जो चुप्पी मेंटेन कर रहे हैं, इसी के कारण शायद हार भी सकते हैं, क्योंकि उनके इलेक्टरेट जो रहेंगे वो बोलेंगे जो आदमी अपने पत्नी को सपोर्ट नहीं कर सकता वो हमारे लिए क्या खड़ा होगा। तो जितनी भी महिलाएं हैं, यूपी की महिलाएं, उनको समझ में आ जाएगा कि योगी जी तो एटलीस्ट ऐसे हैं कि बुलडोजर चला देते हैं, वो एनकाउंटर भी करा देते हैं, भले वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी बाहुबली हो, सबका एनकाउंटर करा रहे हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके कारण मेरा ये मानना है कि इससे योगी जी का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और इससे अखिलेश की जो जमीनी है, जो उनका सपोर्ट है, जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, उसमें एक सेंध लगने वाली है। अच्छा, आपको लगता है कि जो अखिलेश यादव की चुप्पी है वो उनको फायदे से ज्यादा नुकसान करने वाली है, ये आप कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली मुझे तो यही लगेगा ना। आप किसी भी महिला को पूछ लीजिए, एक क्वेश्चन डाल दीजिए कि अखिलेश यादव इज नॉट स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ डिम्पल यादव, विल यू इससे वोट देम इस फॉर द नेक्स्ट हफ्ते इलेक्शन? में उमेश जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इस हफ्ते में दो एक ऐसे बयान जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। एक तो अनिरुद्धाचार्य जी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी 14 साल से आते आते तक कर देनी चाहिए, क्योंकि
आजकल होता ये है कि 25-26 में शादी होती है और वो तब तक पूरी जवान हो गई होती है और वो 4 जगह मुँह मार के आ गई होती है। तो इस बयान से भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। फिर उसके बाद ये मौलाना साजिद रशीदी का बयान आ गया, वो भी इसी तरह का बयान है। महिलाओं के विरुद्ध इस तरह के बयानात और उसपे सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग डिफेंड करने आ जाते हैं ऐसे लोगों के जो महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये तो एक सस्ती लोकप्रियता है, जो उस अनिरुद्धाचार्य ने जो किया है, जो अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, कोई भी हद तक वो धर्मगुरु नहीं रहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, आप तो फिर आप कौन से धर्मगुरु हैं? क्योंकि आपने देखा है कि अगर सनातन में देखा है तो हम देवियों का वर्शिप करते हैं। वी रियली रेस्पेक्ट दैट गॉडेस। हमारे अंदर वो है। और ऐसी अभद्र टिप्पणी करना तो कौन से धर्मगुरु है? सिर्फ भगवा ओढ़ने से आप अपना नाम चेंज करने से आप नहीं बन जाते। मैं तो इसकी मैं तो एक तरह से आई डेफिनेटली आई डू नॉट लाइक दिस स्टेटमेंट। भले कोई वो मौलाना हो या धर्मगुरु हो, मेरे ख्याल से तो वो मौलाना भी नहीं बोलना चाहिए, उसका नाम रशीद ही बोलना चाहिए। और इस अनिरुद्धाचार्य को भी उसी के नाम से उनको करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है एक तरह से जो मानसिकता दिखाते हैं, तो एक और तरह से ये सही वाली अनिरुद्धाचार्य का बयान सिर्फ इतना ही नहीं है कि जहाँ पर वो कह रहे हो कि लड़कियों की शादी 14 तक कर देनी चाहिए। उससे पहले उन्होंने माता सीता के लिए कहा कि जो उनका अपहरण हुआ, रावण ने किया, वो इसीलिए किया क्योंकि वो सुंदर थी और महिलाओं का सुंदर होना ये कोई गुण नहीं है, ये अवगुण की बात है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा होता है महिलाओं के साथ, वो उनकी सुंदरता की वजह से हो रहा होता है। जो महिलाएँ छोटे कपड़े पहनती हैं और उनके साथ कुछ हो जाता है, ये भी उनकी अपनी वजह से होता है। इस तरह की बातें वो करते हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो भी महिलाएँ हैं, उनकी वेशभूषा उनका एक स्वतंत्र अधिकार है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात होनी चाहिए कि कौन से जगह कैसी वेशभूषा में जाना चाहिए, ये एक समझ रहनी चाहिए। उसके अलावा किसी को भी एक तरह से किसी को भी ऐसे आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स देने का कोई अधिकार नहीं है। और एक तरह से ये बात है कि आपने बरोबर बोला है कि होते कौन है ये लोग? ये जो अनिरुद्धाचार्य है या जो रशीदी है, ये कोई लायक ही नहीं है। इन लोगों को एक तरह से हम लोगों ने हमारे मतलब हमारी जनता ने इन लोगों को चढ़ा के रखा है। सबसे पहले तो इनका कंडेमनेशन करिए। इनको इनकी जो पदवी रखा हुआ है, जिनके नाम से इनको अपने आप को ये धर्मगुरु या मौलाना बोलते हैं, वो पदवी को ही हटा देना चाहिए। क्योंकि ऐसी मानसिकता रख के ऐसा स्टेटमेंट दे के वो जो लाजर जो होते हैं, जो एक सही तरीके से धर्मगुरु होते हैं, उनको भी एक तरह से बैकफुट पे लेके आ रहे हैं। मेरा ये मानना है। बिल्कुल, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर वापस आते हैं और एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बयान से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है किसी को। लेकिन उनकी खामोशी जो है इस बयान को लेकर अखिलेश यादव की और समाजवादी में पूरा कहीं पे कोई ऐसा कुछ ख़ास रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा है। कुछ-कुछ लोगों के 1 आध 2 ट्वीट्स आ जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ जैसा होना चाहिए था इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद रिएक्शन होना चाहिए था, वैसा तो कुछ नज़र नहीं आ नहीं रहा है। तो ये खामोशी साथ ही साथ इस तरह के बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? बार-बार आना, मौलाना साजिद रशीदी अक्सर इस तरह से बेतुके बयान की को लेकर ही अक्सर चर्चा में होते हैं। मेरा ये मानना है कि सारी जो वेस्टर्न मीडिया की जो फेमिनाज़ीज़ है, जो वोक कल्चर फ़ॉलो करती है, जो लिबरलिज़्म की बात करती है, फेमिनिज़्म की बात करती हैं, वो कहाँ चली गई है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। आज आप देख लीजिए, अगर कोई दूसरा अगर कोई कर ले तो उसके ऊपर उसको इस इश्यू को बढ़ा-चढ़ा के बताया जाएगा। जस्ट हुँ। बिकॉज़ ये रशीदी ने बोला है तो इसके ऊपर चुप क्यों है? एक तरफ चुप होने से का मतलब ये है कि इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वो पहली बार आपने खुद बोला है कि आप उनसे डिबेट कर चुकी है और इनको एक तरह से अपोज़ कर चुकी है। उस टाइम पे इनको कंडेम क्यों नहीं किया गया? सब लोगों ने क्यों नहीं किया? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन वो है। इतने सारी जो संस्थाएँ हैं, इतने सारे जो लोग हैं, इतने सारे वुमेन राइट्स ग्रुप्स है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, फेमिनिज़्म का इतना बड़ा जो लोग लाइक बात करते हैं, वो चुप क्यों हैं अभी? मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन वो है। और मैं अनिरुद्धाचार्य को भी डिफेंड नहीं करता, मैं इस रशीदी को भी डिफेंड नहीं करता। मेरे नज़र में तो मैं इनको फॉलो भी करना एक तरह से जो लोग इनको फॉलो भी करते हैं, मुझे तो लगता है कि इन लोगों को अनफॉलो कर देना चाहिए और ऐसी ग्रसित मानसिकता को एक तरह से वी शुड बी अपोजिंग इट।
सिंपल सा चीज़ है, पर मैं एक तरह से खुश और हूँ। रशीदी को तो छोड़िए, मौलाना रशीदी को, लेकिन अनिरुद्धाचार्य की बात करें तो उनको फॉलो करने वाले भी 80% महिलाएं हैं, जो उनके दरबार में जहाँ पर पहुंचती हैं वहां पर लगता है महिलाएं उनकी दीवानी, उनकी जो फॉलोअर्स है महिलाएं हैं, और महिलाओं के बीच में बैठकर महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा और जो कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये उमेश जी, सबसे खतरनाक बात ये है कि इन बयानों का असर लोगों पे हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सही तो बोल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें कर देनी चाहिए लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में। अब सवाल ये होता है कि इतने वर्षों का संघर्ष रहा, आज महिलाओं ने सांस लेना शुरू की, उनको उनके अधिकार मिलना अभी शुरू भी नहीं हुए थे पूरी तरह से, अभी तो पूरे अधिकार मिले भी नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी आजादी मिलनी शुरू हुई है, लड़कियों ने पढ़ना लिखना शुरू किया है। तब ही इस समय में अनिरुद्धाचार्य जी जैसे बयान निकल कर आना कहीं न कहीं जो इतने वर्षों का संघर्ष है उसको ज़ीरो नहीं कर देता कि भई अब दहेज प्रथा और जितनी भी इस तरह के अत्याचार होते थे उसके खिलाफ कानून, ट्रिपल तलाक, ये वो, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाई करने की बात हो रही है, रीमैरिज पे बात हो रही है, सारी चीज़ों पे हम कानून बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पूरे संघर्ष में सिर्फ महिलाएं थी, बड़े सारे पुरुषों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है महिलाओं को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तो अब ये कौन से पुरुष हैं जो कहने के लिए तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम चला रहे हैं, हम महिलाओं के लिए काम करें, लेकिन सोच महिलाओं के लिए इसलिए तो ये नहीं दर्शा जाता है कि सारी चीजें मात्र एक व्यापार भर हैं, बाकी आपकी मानसिकता महिलाओं के लिए है। देखिए, पहले तो इनको अनिरुद्धाचार्य जी बोलना बंद कर दीजिए, इनको सम्मान देने के लायक नहीं। अनिरुद्ध ही बोलिए। और इन ये जो ढोंगी पाखंडी है, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इन लोगों को फॉलो करने के लिए जो महिलाएं जाती है, मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम जो है वो अबाउट 40 या 50 की होंगी। ठीक है, वो जो देश के अंदर एक तरह से आप जो बोल रही हैं, जैसे अभी लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और वो जॉब्स के लिए जा रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, इससे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि लोग भले ही कुछ बोल लें या कुछ भी करें, इनफैक्ट ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप अपोज़ करते हो, वो चीज़ उतनी ज़्यादा फ़ॉलो भी होती है। अब लोग इन लोगों की ये जो मानसिकता है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य है या ये रशीदी है, ये एक तरह से मानसिकता बताता है कि देश को आज भी ये मेडिवल एज में लेके जाना चाहते हैं। ये आप ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो जब आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एज ऑफ मैरिज इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स। आप और 14 अब ईयर्स तो बोल के यूनिफाइड जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसकी बात हो रही है, 21 वर्ष हो रही है, लड़का लड़कियां दोनों की सरकार उस दिशा में काम कर रही है, और ये कह रहे हैं कि भाई घटा के 14 कर दीजिए। फिर अगर बात यही है, और मैंने टीवी डिबेट्स में हमने बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम किए, वहां पे बहुत सारी महिलाएं, पढ़ी लिखी संपन्न महिलाएं, वो कहती हैं कि हाँ ठीक ही तो बोल रहे हैं, उन्होंने जो बोला है उनका ये उद्देश्य था, ये नियत थी, वो इमोशंस थे। अब पता नहीं उनको कैसे पता कि उन्होंने किस इरादे से बोला, और बार बार वो इस तरह के बयान देते हैं। सवाल ये है कि हम ऐसे बयानों को ये सब आके हम उसको उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और वही महिलाएं कर रही है जो कुछ पढ़ी लिखी भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों पे इस बयान का बड़ा असर हो रहा है, आम लोगों पे, जो लोग थोड़े गरीब तबके से आते हैं, कम पढ़े लिखे, उनको लग रहा है समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच में यही सोल्यूशन है, मतलब शादी कर दो लड़कियों की पहले ही, सब कोई टेंशन नहीं होगी फिर। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो आपने बोला है कि पढ़ी-लिखी महिलाएँ ऐसी बात कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो खुद सपोर्ट कर रही है। इन लोगों को जो ये पढ़ी-लिखी महिलाएँ होती है, ये इन लोगों को शोबाज़ी करने का रहता है। इनको कुछ आइडिया तो रहता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, सिर्फ़ भेड़-चाल के पीछे वो इसका समर्थन करना चाहती हैं, ताकि अगर वो उसको अपोज़ करें, तो उन्हें डर लगता है कि अगर हमने अपोज़ कर दिया, तो उनकी जो स्टैंडिंग है, उनकी सोसाइटी में वो कम हो जाएगी। ये सब चीज़ जो बोलते हैं ना कि देखा-देखी के अंदर एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। इनके अंदर इनको सोचना चाहिए कि इनके स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। पर मेरा ये मानना है कि ये स्टेटमेंट जो भी ये लोग दे रहे हैं, ये अनिरुद्धाचार्य हो या रशीदी हो, एक तरह से कंडेमनेशन है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर सेंसरशिप लगनी चाहिए और मीडिया को बोलना चाहिए इनका बहिष्कार करे, इनको ब्लैकआउट करे, इनको कवर ही नहीं करे। क्योंकि मीडिया जब तक कवर करता है तभी इनको ऑक्सीजन मिलता है। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। इनफैक्ट जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उनको नो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देना चाहिए। नोबडी शुड इंटरव्यू देम। दिस इज़ व्हाट आई कैन से।
एब्सोल्युटली। और महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जो बयान हैं, उनका सिलसिला रुकना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बल्कि मैं काफ़ी समय से मीडिया में हूँ और टीवी डिबेट्स का हिस्सा रही हूँ। मैंने देखा है और मेरा ऑब्जेक्शन इस हमेशा से रहा है कि आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं? तो कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि यही चलता है, लोग यही देखना चाहते हैं, तो हम भी यही दिखाते हैं। और बात भी सही है, कुछ अच्छा आप बनाकर डालें तो कोई नहीं देखेगा, आप बवाल कुछ भी लाके दिखाएँ, सर्व करें तो सबको दिख जाता है। ये कहीं न कहीं समाज की भी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं वही मीडिया वाले दिखाना भी चाहते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।